हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। बच्चों आप सबका स्वागत है हमारे इडूस इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीट कोर्स के लिए रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट में क्वेश्चन आना है 100% आना है। ठीक है, तो इसके कोई चांस नहीं है कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या क्या शिक्षा मिलने वाली है। और जैसे बच्चों हम इस चैप्टर के पन्ने को पलटते हैं, जैसे हमने पन्ने को पलटा तो रासायनिक बलगतिकी यहाँ पर परिभाषा हमारे सामने आ जाती है। बच्चों रासायनिक बलगतिकी क्या सिद्ध करना चाहती है। बच्चों एक केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें हम क्या पता करते हैं, वहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पता करेंगे कि उनकी वेग कितना है, तीव्र चल रही है, फास्ट चल रही है, ये धीरे चल रही है ना। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उनकी क्रियाविधि के बारे में देखेंगे। और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पर ताप, दाब, सांद्रता आदि का प्रभाव यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कहने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर हमें अभिक्रियाओं के वेग है ना, अभिक्रियाओं के वेग या अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन इस चैप्टर में यहाँ पर आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ अपने पास में इसका परिचय। आगे चलें तो जैसे हमने इसके पन्नों को पलटा तो पन्नों को पलटते ही हमें सबसे पहले दिखाई देगा कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती है। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है। तो बच्चों इसको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, धीरे चलने वाली, ठीक है, बहुत तेज चलने वाली और मध्यम गति से चलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 पर, जो नंबर 1 पर है 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पाता अत्यधिक तीव्र और ताक्षणिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जो सेकंडों के कुछ पल में ही संपन्न हो जाती है। 1 सेकंड के 10 के बाद -12, 10 के बाद -16 सेकंडों के अंदर ही क्या होती है, 1 सेकंड के इतने से भाग में ही संपन्न हो जाती है। पलक झपकते हैं बच्चों ये अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, सेकंडों के कुछ पल में यहाँ पर ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। और ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी होती है बच्चों, यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया मुख्य रूप से आयनिक प्रकार की अभिक्रिया देखी जाती है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर हमें दिख रहा है आयनिक अभिक्रिया। जैसे आप AgNO3 के सोल्यूशन में विलयन में NaCl को मिलाएंगे तो कुछ ही सेकंड में वहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, AgCl का वहाँ पर अवक्षेपण तैयार हो जाता है। और उसका जो कलर है वो आपको पता है, वो होता है बच्चों कौन सा, व्हाइट। तो यहाँ पर व्हाइट कलर का अवक्षेपण तुरंत ही यहाँ पर बन जाता है। तो अभिक्रिया काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया दे रखी है, ये भी आयनिक प्रकार की अभिक्रिया है। बेरियम डाइक्लोराइड के विलयन में हम यहाँ पर मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, और जैसे मिलाते ही वहाँ पर क्या हुआ बच्चों, बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण वहाँ पर तैयार हो जाता है। राइट, हमने यहाँ पर 2 प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। आगे चले, दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है मध्यम वेग की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो ना तो धीरे चल रही है और ना ही बहुत फास्ट चल रही है, तो दोनों के मध्य की जो अभिक्रिया होगी वो मध्यम प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जो मध्यम प्रकार की अभिक्रिया में देखिए, जैसे H2O2 का विघटन, यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं तो ये बनता है H2O बनता है और O2 यहाँ पर बनता रहता है। ठीक है, तो ये मध्यम प्रकार की अभिक्रिया शांति से चलती रहती है। और भी अभिक्रिया बच्चों अपने पास में N2O5 का विघटन करेंगे, जो N2O5 का विघटन करते हैं तो वहाँ पर मिलता है बच्चों कि हमें N2O4 मिल जाता है और O2 मिलता है। काफ़ी धीमी अभिक्रिया है, मतलब मध्यम अभिक्रिया है, बहुत धीमी भी नहीं है, मध्यम प्रकार की इसका वेग हमें देखने को मिलता है। आगे आए बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जो अत्यंत धीमी है, हो सकता है आपको 1 दिन, 1 महीना, 1 साल लग जाए, है ना, अभिक्रिया पूर्ण होने में। तो काफ़ी अभिक्रिया ऐसी भी है जिनको 1-1 साल भी लग जाता है और वो अभिक्रिया चलती रहती है। ऐसी अभिक्रिया काफ़ी मध्यम प्रकार की कहलाती है। और यदि हम काफ़ी मध्यम प्रकार की अभिक्रियाओं में यदि बात करें तो सबसे पहले आता है लोहे पर जंग लगना। तो आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया काफ़ी समय तक चलती है। लोहा यदि पानी में रखा है तो तुरंत जंग कभी नहीं लगता है, 5-6 महीने, साल भर में उसके अंदर जंग लगने लग जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे क्या बच्चों, धीमी अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी अभिक्रिया अपने पास में, यदि हम यहाँ पर सामान्य ताप पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यदि हम उत्प्रेरक को नहीं लेंगे, हाइड्रोजन O2 को मिलाएंगे तो वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर जल बनने की जो अभिक्रिया होगी काफ़ी धीमी होती है। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आपके पास में हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, O2 गैस होनी चाहिए। यदि आप उनको एक पात्र में मिलाते हैं बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बिना ताप की कंडीशन पे, तो वहाँ पर जल कभी भी नहीं बनेगा। हो सकता है कि 1-2 महीने में कुछ 1-2 बूंदी जल की बन जाए तो बन जाए, नहीं तो काफ़ी धीमी अभिक्रिया ये चलती रहती है। तो अभिक्रिया बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर तीव्र होती है, फास्ट हो सकती है या मध्यम प्रकार की यहाँ पर हमें मिल सकती है। तो भाई तीनों में से जो अभिक्रिया है वो सबसे बेस्ट कौन से बच्चों, यहाँ पर सबसे बेस्ट हमारे लिए इस चैप्टर में मानी जाती है मध्यम स्पीड से चलने वाली अभिक्रिया। ये मध्यम स्पीड से अभिक्रिया चलेगी तो उसका हमें वेग
वहाँ पर आसानी से याद कर सकता हूँ, और वेग से मुझे वहाँ उसका दर भी वहाँ पर पता लग जाएगी कि किस दर से वहाँ पर चल रही है, कितने समय में इसका कितना मात्रा वहाँ पर उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे लिए काम की जो है वो कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पर मध्यम प्रकार की अभिक्रिया हमारे लिए यहाँ पर उपयोगी होगी इस चैप्टर के अंदर। बच्चों हम अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी बोल सकते हैं इसको हम। बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक कोई भी एक जिसको हो सकते हैं रिएक्टेंट, ये आपके पास में आर एक रिएक्टेंट है ना, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पर ये बनाता है आपके पास में उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट बनाता है, पी बना देता है। ठीक है, तो अब देखिए अभिक्रिया का वेग बोल सकते हैं या उसकी यहाँ पर दर बोल सकते हैं, है ना। तो अभिक्रिया का वेग या दर क्या होती है बच्चों यहाँ पर, कि जैसे जैसे समय चलता जा रहा है वैसे उत्पाद बढ़ता जाएगा और जो क्रियाकारक है वो कम हो जाएगा। तो दोनों की सांद्रताओं में क्या होगा बच्चों, कुल परिवर्तन हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा, कुल चेंजेस हमें दिखाई देगा समय के अनुसार, है ना। कि किसी समय पर आर की मात्रा कुछ एक्स होगी तो पी वहाँ पर कुछ वाई बनेगा, फिर वहाँ पर आर एक्स में से थोड़ा कम होगा तो पी क्या होगा बच्चों, वहाँ पर थोड़ा वाई से ऊपर बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं कि समय के अनुरूप यहाँ पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रताओं में हमें यहाँ पर चेंज दिखाई देगा। इसे बोलते हैं बच्चों हम अभिक्रिया की दर या वेग कह सकते हैं। मुख्य रूप से इसको हम दर ही बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, है ना। आगे चलें बच्चों, तो यदि हम आगे आते हैं तो यहाँ पर जो आपको प्लस चिन्ह बता रखा है, प्लस चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है वो क्या है, प्लस का मीनिंग होगा बढ़ना। ठीक है, यहाँ पर कौन बढ़ेगा, यहाँ पर उत्पाद बढ़ेगा, तो प्लस चिन्ह लगाएंगे बच्चों किसके आगे, हम उत्पाद के आगे लगा देंगे कि उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है। और जो माइनस चिन्ह है वो किसके आगे लगाएंगे बच्चों पर, माइनस चिन्ह हम लगाएंगे कि यहाँ पर जो क्रियाकारक है जो आर है उसकी मात्रा यहाँ पर या सांद्रता उसके यहाँ पर क्या होती है बच्चों, कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन आगे हमें यहाँ पास को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रखना है प्लस उत्पाद के लिए आता है और माइनस यहाँ पर क्रियाकारक के लिए हमें काम में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी परिभाषा इसकी पढ़ी। आगे चलें तो अभिक्रिया की दर के बाद में बच्चों हमें सामना करना पड़ता है रासायनिक अभिक्रियाओं का रस समीकरण मिति पदों में अभिक्रिया को वेग को नोट करना, अभिक्रिया वेग के अंदर दर को यहाँ पर नोट करना, है ना। यहाँ पर इसको काट देंगे, ये दर कर देते हैं हम, इसको काट के हमने यहाँ पर कर दिया है दर। तो देखिए भाई अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर की बात करें तो कोई भी एक अभिक्रिया है उसके लिए आप अभिक्रिया की जो दर है उसको इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, है ना। वेग को काट दें, वेग लिखना उचित नहीं होगा, दर लिखना उचित होगा। अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, अभिक्रिया हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अभिक्रिया जो आपके पास में वह है A प्लस B, इसकी सांद्रता है वो M1 है, इसकी सांद्रता कितनी है M2 है, और दोनों मिलके बना रहे हैं क्या, यहाँ बनाते हैं AB हो गया तो C बनाएंगे, है ना, CND, या इसे अभिक्रिया में रखा है PNQ तो हम PNQ बना देते हैं, है ना। PNQ यहाँ पर बनता है उत्पाद के रूप में, P बना और Q बना, है ना। P और Q बन चुका है, ये इसकी सांद्रता कितनी है N1 है, इसकी सांद्रता कितनी बची यहाँ पर हमें दिख रही है N2 दिख रही है, ये प्लस हमने बीच में लगा दिया है। तो अभिक्रिया इस प्रकार से है, तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये उत्पाद नहीं है, उत्पाद तो कौन सा बच्चों अपने पास में, ये उत्पाद है, और यहाँ पर क्या है अपने पास में, यहाँ पर ये क्रियाकारक है, क्रियाकारक है, राइट। हमें यहाँ पर इनके रस समीकरण मिति गुणांक भी दे रखे हैं, M1 M2, उधर N1 N2 भी दे रखा है। तो अभिक्रिया की दर को हम बच्चों किस प्रकार से नोट करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर यहाँ होगा बच्चों अपने पास में जो रस समीकरण मिति गुणांक होगा उसको लिख देंगे 1/m। यहाँ पर एक की सांद्रता में परिवर्तन D क्या शो कर रहा है बच्चों, परिवर्तन को शो कर रहा है, और जो कोष्टक है वो क्या बता रहा है यहाँ पर कि एक की सांद्रता में यहाँ पर चेंज हमें दिखाई दे रहा है। अपॉन कितना समय में, dt समय में जो टाइम लगा है उसमें एक की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया वो हमें यहाँ पर पता लगा। आगे हमने लगा दिया इसके आगे माइनस, माइनस का मीनिंग क्या हुआ, जो क्रियाकारक था उसकी सांद्रता यहाँ पर घट रही होगी, है ना। बच्चों ये बराबर जाता है किसके, ये बराबर होगा 1/m2 के, और दूसरे क्रियाकारक कौन है, दूसरे क्रियाकारक है यहाँ पर B की जो सांद्रता है वो भी समय के अनुरूप क्या हो रही होगी, यहाँ पर घट रही होगी, तो हमने इसके आगे भी माइनस चिन्ह लगा दिया, राइट। आगे बच्चों ये जो बराबर होगा, ये जो दर बराबर होगी किसके बराबर होगी, ये होगी अपने पास में 1/n1, ये होगा प्लस N1 किसका बच्चों पर, ये समय के अनुरूप P बढ़ता जा रहा है, और dt यहाँ पर समय के अंदर बता रहे हैं, है ना। P क्या है, उत्पाद की सांद्रता हमने यहाँ पर लिखी समय के अनुरूप। प्लस का चिन्ह क्या बता रहा है बच्चों, प्लस का चिन्ह बता रहा है कि उत्पाद बढ़ेंगे, है ना। एक उत्पाद अपने पास और है कौन सा, Q है, ये भी लगा दिया हमने प्लस, इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है, ये होता है अपने पास में N2 है, यहाँ पर क्योंकि सांद्रता में चेंज आया समय के अनुरूप, ये हो गया आपके पास में dt, राइट।
तो जो इस प्रकार से मैं यहाँ पर यदि रस समीकरण गुणांक दे रखा है तो मैं यहाँ पर उसको इस प्रकार से नोट कर सकता हूँ। अच्छा, यदि हमारे पास में रस समीकरण गुणांक नहीं है तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा अपने लिए। हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे लिए होगा ए, मान के चलिए एक क्रियाकारक के, और यहाँ से बी बन रहा है उत्पाद। इसके लिए आपको बताना है अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो अभिक्रिया की दर बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अभिक्रिया की दर क्या होगी, यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्रियाकारक की सांद्रता में समय के अनुसार परिवर्तन होगा, ये घटेगी तो माइनस बराबर हो जाएगी इसके बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगी अपने पास समय के अनुसार बिकी उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस यहाँ पर। ठीक है, तो यदि रस समीकरण में गुणांक दे रखा है तो उसको 1 इस प्रकार से लिखना है, और नहीं दे रखा है तो उसको बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर को व्यक्त करना हमारे लिए अब काफ़ी आसान हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों, यहाँ पर काफ़ी आसान हमारे लिए यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो अभिक्रिया की दर बताई है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हमने बता रखी है, वो बराबर जारी किसके बच्चों यहाँ पर, ये बराबर जारी है ए की विलुप्त होने की दर के बराबर जारी है ना। तो ये हो गया अपने पास में ए की दर जो विलुप्त हो रही है ना, बराबर बी की दर जो यहाँ पर बन रहा है। तो चाहो तो आप यहाँ पर माइनस लगा दें, चाहो तो यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि रस समीकरण में गुणांक नहीं है तो वहाँ पर अभिक्रिया की दर क्रियाकारक उत्पाद की दर के बराबर हमें वहाँ पर दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको पे करके नोट कर दिया है। कोड आउट, तो बच्चों इस प्रकार से इसको यहाँ पर आसानी से नोट कर सकते हैं। आगे चलें तो बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं। मुख्य बिंदु बता रखा है कि अभिक्रिया ए और बी है, ओ से बन रहा है बच्चों क्या, पी और क्यू बनता है। तो यहाँ पर ए की विलुप्त होने की दर हमने इस प्रकार से नोट करी, ये भी हमने नोट किया थोड़ी देर पहले। बी की भी हम इस प्रकार से नोट करेंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। पी के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, वो तो उत्पाद है, वो तो बढ़ेगा, तो उसके लिए लगा देंगे कितना, हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस। तो यहाँ पर आपने प्लस लगा दिया, लिखो या मत लिखो प्लस माना जाएगा। और ये यहाँ पर क्योंकि परिवर्तन की दर लिखेंगे सांद्रता में, तो वो भी क्या होगा बच्चों यहाँ पर प्लस के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी, पी प्लस क्यू यहाँ पर इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। इस प्रकार से बच्चों हम क्रियाकारक उत्पाद के परिवर्तन की दर को यहाँ पर आसानी से व्यक्त करते जाते हैं। बात समझ में आई। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें कोई सी भी एक अभिक्रिया दे सकता है और उसके लिए पूछ सकता है कि आपको यहाँ पर अभिक्रिया की दर और जो रिएक्टेंट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको उत्पाद और क्रियाकारक, उनकी दर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर मान के चलते हैं। हमारे पास में एक रिएक्शन है, लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि H2 है अपने पास में है, प्लस 3H2 है, नहीं 3H2 नहीं, ये तो कर दो आप N2 है ना, एक N2 है और 3 यहाँ पर क्या है H2 है। दोनों गैसीय अवस्था में और दोनों गैसीय अवस्था में मिलकर बनाते हैं अमोनिया। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर को हम किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त करेंगे, तो अभिक्रिया आपने लिखी हुई है यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक इसका 1 है, इसका 3 है, उसका 2 है। तो कैसे लिखा जाएगा, तो जिसको लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर, रिएक्शन की दर बराबर N2 के विलुप्त होने की दर को लिखा हमने D से, उसमें लगने वाला समय dt। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर N2 क्रियाकारक है तो ये तो कम होगा, तो लिख दिया हमने माइनस। यहाँ पर आपके पास क्या गया बच्चों, रस समीकरण मिति गुणांक आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसको 1/3 कर दूंगा। 1/3 किसके, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर को यहाँ पर हम इस प्रकार से नोट करेंगे। ये विलुप्त हो रहा है समय के अनुरूप, तो यहाँ पर हो गया समय के अनुरूप dt और ये हो गया माइनस अपने पास में, राइट। आगे लिखें तो बच्चों यहाँ पर बराबर हो गया अपने पास में कितना, ये अपने पास में हो गया यहाँ पर 1/2 अमोनिया के बनने की दर DNH3/dt और यहाँ पर हो गया कितना प्लस। ओके, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पर अमोनिया तो बन रहा है। तो हमने बच्चों इस प्रकार से क्या किया, हमने इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पर सभी की दर को यहाँ पर नोट कर दिया है। लिख सकते हैं यहाँ पर आप, है ना, कोई सी भी अभिक्रिया जाए उसके लिए यहाँ पर हम सिंपल से इस प्रकार से अभिक्रिया की दर को व्यक्त कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास में एक अभिक्रिया और है, H2O2 है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा H2O प्लस 1/2 O2 बनता है। चलिए इसके लिए लिख के दिखाइए अभिक्रिया की दर क्या होगी। जब अभिक्रिया की दर को व्यक्त करेंगे तो R रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसको जाएगी बच्चों, यहाँ पर जाएगी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है
कहने का मीनिंग रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, एक ही हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस H2O2 की सांद्रता में परिवर्तन, ये विलुप्त होने की दर समय के अनुरूप dt बराबर, यहाँ पर कितना बना, H2O एक ही बना है, तो यहाँ पर H2O के बनने की दर, H2O के बनने की दर प्लस में समय जो लगा है वो नोट किया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट यदि यहाँ पर हम ध्यान दें तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1/1/1/2, क्या होगा, ये होगा अपने पास DO2 के बनने की दर, इसमें लगा समय। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस अभिक्रिया के लिए भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर को यहाँ पर आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की दर से कभी कभी सवाल हमें पूछा जा सकता है ना, दर के रूप में पूछा जा सकता है, किसी एक के बनने की दर दे दी है तो किसी के विलुप्त होने की दर पूछ सकते हैं आपसे वहाँ पर, है ना। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको देख के हमें यहाँ पर डरना नहीं है, उनको हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व कर लेना है। किस प्रकार से सोल्व करेंगे आइए देखते हैं बच्चों, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। हम मान के चलते हैं क्वेश्चन को बना देते हैं, है ना, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वह किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लेते हैं क्वेश्चन हमने बनाया छोटा सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। मान लेते हैं बच्चों एक क्रियाकारक के अपने पास में ए है, उससे बन रहा है क्या, बी बन रहा है ना, ए से क्या बन रहा है, यहाँ पर बी बन रहा है, ए से हमने बी बना दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर मुझे समय दे रखा है, जब t बराबर कितना था, 0 था, तो मान लेते हैं एक की जो सांद्रता वो कितनी थी, 3 मोलर थी। t बराबर कितने पर, t बराबर 0 पर जो एक की सांद्रता है वो 3 मोलर थी, ये कितना बना बच्चों, तो ये 0 होगा। जब अभी तो अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, इसलिए t बराबर 0 में ऊपर दे रखा है। चलिए t बराबर हो चुका बच्चों कितना, 10 सेकेंड हो गए, है ना, 10 मिनट तो नहीं 10 सेकेंड हो चुके हैं। और 10 सेकेंड के अंदर क्या होगा, कुछ a का भाग वो बनेगा b में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर a कुछ बचेगा, है ना। तो मान लेते हैं सभी क्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 10 सेकेंड हो चुके हैं, है ना, 10 सेकेंड हो चुके हैं। यहाँ बचा अपने पास में m1m बचा है, कितना बचा बच्चों, यहाँ पर ये 1m हमें बचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी और बी के बनने की दर यहाँ पर क्या होगी, 3 चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। कौन से पूछा हमने पूछा है अभिक्रिया की दर बताइए, दूसरा ए के विलुप्त होने की दर क्या है, होने की दर क्या है, और बी के बनने की दर क्या है, बनने की दर क्या होगी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपसे पूछ लिए हैं। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है वहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ बताना है कि भाई यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक तो यहाँ पर हमें दे ही नहीं रखा है, ताकि 1/, का लफड़ा यहाँ पर अब क्या होगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। उसका थोड़े पहले हमने लिखा है कि यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, आर रिएक्शन अभिक्रिया की दर को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम बच्चों कैसे, ये होगा आपके पास dA dt माइनस, ओके, dA dt माइनस बराबर इसको हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यह हो जाएगा बराबर आपके पास में प्लस dB dt। ठीक है, या बोल सकते हैं आर जो रिएक्शन हमें मिला वो बराबर है आर ए के बनने की, ए की विलुप्त होने की दर और बी के बनने की दर के, क्योंकि यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक का कोई लफड़ा हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो मुझे यहाँ पर ए के विलुप्त होने की दर बता रखी है, समय दे रखा है, तो यहाँ पर समय के अनुसार इसको हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, समय के अनुसार इसको हम चेक कर सकते हैं किस प्रकार से। मान के चलिए आपके पास में था ए पहले कितना था, t बराबर 0 पर 3 मोलर था, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो अभिक्रिया की जो हम दर बताएंगे ये हो गया आपके पास में कितना, r बराबर है आर ए बराबर आर बी के, है ना। और मुझे दे रखा है कि 3 मोलर पहले था ए, उसमें से एक बचा हुआ है, पहले टाइम था कितना 0 और टाइम कितना हुआ 10। ठीक है, हमें सिर्फ अंतर निकालना है, ऐसा कुछ नहीं कि 0 आगे आएगा 10 आगे आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अंतर यहाँ पर निकालना है। तो हमें अंतर कितना मिला, हमें अंतर मिल जाएगा यहाँ पर कितना, ये हो गया आपके पास में 2 बचा है, 2 बचा है ना भाई, हाँ 2 बचा है, यहाँ पे कितना है ये 10 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ए के विलुप्त होने की दर का पता कर लिया है। तो ये मुझे मिलेगा कितना, ये मिल गया मुझे 2/10 मिल चुका है मोल पर सेकेंड, ये मोल में था, ये नीचे सेकेंड है, तो ये होगा अपने पास में
मोल पर सेकेंड में हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए की विलुप्त होने की दर कितनी बच्चों, 2/10 सेकेंड है। वही क्या अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन है, वही क्या है, बी के बनने की दर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से हम तीनों को यहाँ पर आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तीनों आंसर बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिला, एक जैसे ही प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको एक की विलुप्त होने की दर दे सकता है, हो सकता है बच्चों वो आपको उत्पाद के बारे में बता सकता है, और साथ में वो थोड़ा सा यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक का थोड़ा सा वो तड़का भी लगा सकता है यहाँ पर, कि भाई दोनों को काम में लेना आपको। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम इसकी इकाई की हमने नोट करी थी, इकाई है ना, इकाई कितनी इसकी, मोल पर लीटर समय इनवर्स होती है ना। चलिए आगे, यहाँ पर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 में मान के चलते हैं अपने पास में एक ए है और यहाँ पर बी बन रहा है ना। ये तो हो गया अपने पास में सिंपल सिलेक्शन। यदि मैं यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक डाल दूँ उसमें, यानी कि मान लेते हैं 2 है, ये कितना है यहाँ पर बी बन रहा है। और हमें यहाँ पर दे रखा है क्या कि जब t बराबर 10 सेकेंड हुआ, फिर 10 सेकेंड होगा जब भी उत्पाद बनेगा। इस बार मुझे उत्पाद की सांद्रता यहाँ पर मुझे बतानी है ना, कि t बराबर जब 10 सेकेंड हुआ, 10 सेकेंड हुआ तो यहाँ पर जो एक मिनट रुकिए, इसको क्या लिख दिया हमने, ये बना था b कितना 3 है ना। 10 सेकेंड हुआ तो बच्चों b जो बना है अभी अभी ताजा ताजा, वो कितना बना, वो बन गया है लगभग 1.2 मोलर। अब यहाँ पर जो t है बच्चों कितना हो चुका है, वो हो चुका 15 सेकेंड, t बराबर हो चुका 15 सेकेंड। 15 सेकेंड होगा तो b और बन जाएगा, और यहाँ पर पहले था 1.2, अभी हो चुका अपने पास में लगभग 1.5 मोलर हो चुका है। ठीक है, अब पूछ जा रहा है क्या बच्चों हमसे, वो तीनों चीजें पूछे जा रहा है। अभी की दर पता करो, ए की विलुप्त होने की दर पता करो, बी के बनने की दर पता करो, तीनों याद करो। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आर ए पता करना है ना, और यहाँ पर विलुप्त होने की दर प्लस आर बी पता करना है, और साथ में आपको आर रिएक्शन भी आपको यहाँ पर पता करना होगा। ठीक है, तीनों चीज़ों में यहाँ पर पता करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर पर तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले बी जो दे रखा है उसकी सांद्रता, उसके विलुप्त होने की दर यहाँ पर निकाल लेते हैं, सॉरी बनने की दर निकाल लेते हैं ना, क्योंकि तो उत्पाद है। तो यहाँ पर किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, रेट ऑफ बी निकाल लेता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर रेट ऑफ बी को निकाला, किस प्रकार से निकलेगा तो देखिए यहाँ पर रेट ऑफ बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम आर बी निकालना है। आर बी समय के अनुरूप सांद्रता में चेंज कितना आएगा, यह है आपके पास में 1.5 से 1.2। समय कितना लगा, समय लगा आप लोगों को 15 से, और 10 सेकंड का अंतर आया, तो 5 सेकंड का अंतर दिखेगा। तो आर बी हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना हो गया 0.3, ये कितना हो गया 5 हो गया अपने पास में। ठीक है, तो हमें यहाँ बच्चों क्या मिल चुका है, यहाँ पर आर बी हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया कितना, इतना। इसको आगे सोल्व कर लें, तो यहाँ पर यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो यदि यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 0, तो ये अपने पास में हो गया 3 5, ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस कितना 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 नोट कर दिया। या इसको मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार से, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.006 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया 006, किस में आ गया ये, एक बार 0, 2 बार 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको एक बार 0, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर कितना है -2 ये, तो ये हो गया 0.06, किस में आ गया बच्चों, ये आ गया अपने पास में मोलर पर सेकंड में आ चुका है ना, मोलर पर सेकंड में हमें मिल गया है। राइट, तो भाई बी के बनने की दर हमने यहाँ पर याद कर ली है, और बी के बनने की दर यदि हमें याद है तो यहाँ पर हम ए के बनने की दर भी यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे बच्चों, यहाँ पर यदि यहाँ पर मैं ए के बनने की दर को याद करता हूँ, ए के विलुप्त होने की दर को, क्योंकि ए तो क्या है यहाँ पर क्रियाकारक है ना, तो ए के यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से याद करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या दे रखा आपको, यहाँ पर ये भी दिया हुआ हमें, यहाँ पर इसका भी हमें पूरा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से, यहाँ पर आर जो हमें दे रखा आर रिएक्शन का, आर रिएक्शन का बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा अपने पास में 1/2 माइनस 1/2 विलुप्त होने की दर है आर ए के, है ना, बराबर होगा किसके 1/3 होगा आर बी के। राइट, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से यहाँ पर तीनों का मान हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन में वैल्यू रखने पर, कि आपको आर बी मिल चुका है, हमें यहाँ पर आर बी की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। यदि आपको यहाँ पर आर बी की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है तो बच्चों क्या आप आर निकाल सकते हैं क्या,
तो यहाँ पर आप क्या आर निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हमने बोला कि हम यहाँ पर आर आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर आपके पास जो आर हो जाएगा वो जाएगा आपके पास में कितना, क्योंकि आपके पास में 0 पॉइंट कितना है यहाँ पर, ये 0.06 है। तो यहाँ पर मैंने बी निकाल लिया इसका, ये हो गया आपके पास कितना 3 आया, तो ये मिला मुझे कितना, ये मिलेगा 3 दूआ 6, तो ये होगा 0.02 मुझे मिल गया। तो यहाँ पर हमने बच्चों इसका मान हमने प्राप्त कर लिया है, कितना आया 0.02 में यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे ए के विलुप्त होने की दर निकालनी है। ए के विलुप्त होने की दर यदि आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो वो ए के विलुप्त होने की जो दर है वो किसके बराबर जा रही है आपके पास में, वो जा रही है 1/2 आर ए के बराबर जा रही है। तो देखिए हमें यहाँ पर बच्चों आर प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर अपने पास में कितना है, यहाँ पर अपने पास में आर आए कितना, ये आ चुका है आपके पास में 0.02 आया है आर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो गया, अपने पास फाइनली हो गया आर ए बराबर कितना हो गया 1/2, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/2, ये हो गया अपने पास में 1/2, और ये अपने पास आया कितना, ये आ गया था अपने पास में कितना हो गया, ये गया अपने पास में, एक काम करते हैं इसको इस पास से नोट कर देता हूँ ताकि समझने में इजी रहेगा। आर ए बराबर हो गया अपने पास इतना, तो ये आर ए मुझे निकालना है, और ये बराबर जा रहा है किसके, ये बराबर जा रहा है किसके, पूरे पार्ट के, पार्ट कितना मिला मुझे, इतना मुझे प्राप्त हुआ। तो भाई आर ए बराबर मिलेगा मैं कितना, आर ए बराबर मिल जाएगा मुझे 0.02 इंटू कितना 2 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, ये हो गया आपके पास में 0.04 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली है। तो ए के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, सभी यहाँ पर हमने काउंट कर लिया है। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सब बच्चों किस में चल रही है, मोल में या मोलर में चल रही है। यदि आपको वहाँ पर इसका वेट दे दिया जाए, ग्राम में दे दिया जाए, ग्राम पर मिनट दे दी जाए, तो क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन ऐसे भी देखते हैं जब हमें मोल नहीं दिया, ग्राम में दे रखा है। मान लेते अपने पास में एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर दिया जा रहा है कि SO2 ने रिएक्शन किया O2 से और बन गया है क्या, SO3 बन गया है। ये कितना हुआ, 2 हुआ, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो चुकी है, यहाँ पर कर देंगे हम 2। तो यहाँ पर अभिक्रिया हमने बैलेंस करके नोट कर दिया। तो यहाँ पर SO2 और प्लस O2 मिलकर बनाते क्या, SO3 बना रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों SO3 के बनने की हमें यहाँ पर दे रखा है कि SO3 जो बना है वो बना है यहाँ पर कितना 160 ग्राम पर मिनट में यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है कितना, ये बना आपके पास में 160 ग्राम बना है पर मिनट के अंदर। इसको ग्राम कर देते हैं, 160 ग्राम मिला है मुझे यहाँ पर ग्राम में, ग्राम है ये पर मिनट में। कोई भी एक डेटा हमने नोट किया कि 160 ग्राम बना, कौन, SO3 बना। अब कहा जा रहा है कि जो O2 है उसके विलुप्त होने की दर का पता करो, O2 के विलुप्त होने की दर का पता करो, है ना। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या करना होगा, क्वेश्चन दे दिया हमें तो O2 के विलुप्त होने की दर पता करो, ऐसा क्वेश्चन दिया। इस बार हमें मोल नहीं दिया, इस बार हमें क्या दिया बच्चों, यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, और यहाँ पर आपको मोल में बदलने के लिए दे रखा है 80। ये SO3 का मोलर मास होता है, O2 को याद है कितना है 32 है, O2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, यहाँ पर ये होता है 32। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कितना 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर O2 के कितने मोल है, O2 को तो एक ही मोल है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा किस प्रकार से कि O2 का विलुप्त होने की जो दर होगी, RO2 विलुप्त होने की जो दर होगी, ये बराबर जाएगी किसके बच्चों, यहाँ पर ये जाएगी यहाँ पर 1/2, और ये SO3 चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन मिला O2 और SO3 के बीच में। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर RO2 यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर RO2 कैसे निकलता है, यहाँ पर दे रखा RO2 बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रसायनिक गुणांक 1/2 है ना, यहाँ पर 2 था तो मैंने इसको कर दिया 1/2 कर दिया। अब SO3 के जो हमें दे रखे हैं मोल, वो कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमें यहाँ पर 160 में ग्राम दे रखा है ना, इसको मैं मोल में चेंज करूँगा तो मैं इसको 80 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। जो भी मिलेगा मुझे वो मिल जाएगा, मुझे क्या वहाँ पर मिल जाएंगे मोल मिल जाएंगे,
और मोल से मुझे वापस क्या करना है, मुझे यहाँ पर ऑटो के विरुद्ध की दर याद करनी है, किसमें दर याद करनी है, ग्राम पर मिनट में याद करनी है, मोल में याद नहीं करनी है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या होगा, यहाँ पर मोल मिलेंगे और उस मोल को बच्चों हम क्या करेंगे, उस मोल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्राम पर मिनट में याद कर लेंगे। तो पहले मोल निकालें, कितने हो गए, 2 से 2 कैंसिल, कितने मिला हमें, 1 मोल मुझे मिल चुका है ना। ये हो गया RO2, मोल मिल गया है। तो मोल को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो ये होगा अपने पास RO2 बराबर 1 × 32, ये था अपने पास में पर मिनट में था, है ना। तो ये हो गया 32, ये हो गया अपने पास 32 ग्राम पर मिनट, यहाँ पर हमने नोट कर दिया। बात क्लियर। तो यहाँ पर हम मोल में गए और मोल से वापस कितने आ गए बच्चों, यहाँ पर ग्राम में हम आ चुके हैं। इस प्रकार से हमने ऑटो के विलुप्त होने की दर को यहाँ पर आसानी से क्या किया बच्चों, यहाँ पर काउंट कर लिया है। आगे चलें तो इस प्रकार से यहाँ पर हम रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मतलब क्रियाकारक, उत्पाद या अभिक्रिया की दर का यहाँ पर व्यंजन स्थापित कर सकते हैं और उसके से संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, जैसे हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है अपने पास में अभिक्रिया का औसत वेग, वेग को हम यहाँ पे लिखेंगे दर, है ना। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम दर लिखेंगे, तो काट दीजिएगा, पता नहीं दर क्यों, वेग क्यों लिखा, इससे दर होता है। अभिक्रिया का औसत दर मुझे यहाँ पर याद करनी है। भाई यहाँ पर अभिक्रिया की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो क्या होती है बच्चों, अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना, कि आप किस क्षण पर, किस समय पर आप उसकी दर को पता कर रहे हैं, वो अभिक्रिया की दर को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान के चलें, सबसे पहले हम बात करें अभिक्रिया का औसत वेग, हमें यहाँ पर दे रखा बच्चों कौन सा, एवरेज वेग की बात करेंगे। यदि मैं एवरेज यहाँ पर वेग निकालना चाहता हूँ, ठीक है, एवरेज वेग यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो एक एवरेज जो यहाँ पर वेग नहीं, सॉरी दर निकालना चाहते हैं, मैं भी वेग बोल रहा हूँ, है ना, दर निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक अभिक्रिया चल रही है और अभिक्रिया चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है, तो मैं एक लंबे समय के अंतराल में यदि मैं उसका दर व्यक्त करता हूँ, लंबे समय के अंतराल में यदि मैं उसका दर व्यक्त करता हूँ, तो वो कहलाता है बच्चों, उसका औसत वेग वहाँ पर कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर नोट किया हमने, लंबे समय अंतराल में लंबे समय अंतराल में ज्ञात किया गया अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ठीक है, याद की गई है ना, की गई आएगा, जेंडर का भी ध्यान रखना होगा, की गई, ज्ञात की गई, इसको हटा दीजिए, है ना, की गई अभिक्रिया की दर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर उसको बोलेंगे, यहाँ पर हम औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग कैसे निकालते हैं, औसत वेग निकालने के लिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर हुआ आपके पास में आर हुआ, क्या औसत वेग हुआ, औसत वेग हो गया, वेग क्या बार बार दर बोलना है ना, वेग नहीं बोलना, औसत दर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर औसत दर कैसे निकाला बच्चों, कि यहाँ पर जो सांद्रता है क्रियाकारक की, उसमें चेंज कितना आया, है ना। पहले T1 समय पर कितनी सांद्रता थी, A1 थी, T2 समय पे कितनी थी, A2 हो गई, मतलब कम हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पर हो गया अपने पास में डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। यदि यहाँ पर जो डेल्टा शब्द है वो यूज़ करते हैं हम कब, जब हम लंबे समय के बाद में वहाँ पर अभिक्रिया की दर को व्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, लंबे समय के अंदर हम उसको अभिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें किस प्रकार से मैं यहाँ पर याद कर सकता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। ये अपने पास दो अक्ष, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और हमने देखा कि यहाँ पर हम देखते हैं समय का अंतराल और यहाँ पर सांद्रता एक ही, है ना। कोई भी एक अपने पास में अभिक्रिया है, मान के चलते हैं ऐसे बन रहा है, क्या बी की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ले सकते हैं सांद्रता एक ही, यहाँ पर ले सकते हैं हम टाइम, ठीक है, टाइम यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों समय के अनुसार क्या होगा, समय के अनुसार एक की जो सांद्रता है वो घटने लगेगी, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये घटती हुई सांद्रता यहाँ पर हमने बता दी है कि यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, समय के अनुसार घटती यहाँ पर रहेगी एक की। अब देखें, मान के चलें कि यदि आपके पास में समय था कितना, T1 था, कितना था बच्चों, यहाँ पर समय था अपने पास में T1 था, T1 समय का होगा, यहाँ पर T1, यहाँ पर मान लेते हैं T2 होगा, है ना। यहाँ पर अपने पास आएगा T1, यहाँ गया अपने पास है T2। T1 समय पर यदि मैं सांद्रता चेक करूँ तो एक की सांद्रता मान लेते हैं कितनी है,
ये अपने पास में एक की सांद्रता मुझे दिख रही है, मान लेते हैं 0.5 मोल है ना। और जब समय गुजरता गया, चलती गई अभिक्रिया, तो वहाँ पर T2 समय पर जो सांद्रता मुझे मिलेगी वो मुझे मिल रही है कितनी, यहाँ पर मान लेते हैं ये होगी 0.3 मोलर हो गई है। ठीक है, तो हमने T1 और T2 समय पर यहाँ पर क्या किया, सांद्रता को यहाँ पर गणना कर दी है। मान लेते हैं T1 यहाँ पर कितना है, T1 मान लेते हैं 10 सेकेंड है, T2 मान लेते हैं 15 सेकेंड है ना। T1 मान लेते हैं कितना है बच्चों यहाँ पर, T1 का मान मुझे दे रखा है यहाँ पर 10 सेकेंड, और अपने 15 सेकेंड बाद देखा है ना, 15 सेकेंड बाद देखा कि वहाँ पर एक की जो सांद्रता है वो 0.3 हो चुकी है। तो बताइए इस अभिक्रिया का औसत दर क्या होगी। तो औसत दर मुझे निकालनी है, मुझे यहाँ पर औसत दर निकालनी है, आर औसत निकालनी है ना। तो यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे, दोनों की सांद्रता में चेंज, एक की सांद्रता में चेंज कितना आया, यह आया अपने पास में 0.5 माइनस 0.3 अपॉन कितना हुआ, ये 15 से 10 सेकेंड का गैप, 15 से 10 सेकेंड का अंतराल, ये मिलेगा मुझे कितना 0.2, ये मिला कितना 5। ठीक है, कितना मिल गया अपने पास में बच्चों, यहाँ पे इतना मिला। उसको यदि मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 2, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 के पावर -2 मोल पर क्या सेकेंड हमने निकाल लिया है। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया का औसत वेग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे लंबे समय के बाद यदि आप अंतराल में यदि वहाँ पर वेग निकालते हैं तो उसे बोलते हैं हम औसत वेग या औसत दर कहते हैं ना। बच्चों एक अपने पास सेकेंड होता है अभिक्रिया का ताक्षणिक दर। ठीक है, ताक्षणिक दर यहाँ पर देखते हैं, ताक्षणिक दर किसे कहते हैं, इसको वेग को हटाइए, दर लिखिए। अब देखिए अभिक्रिया चल रही है और अभिक्रिया के किसी भी क्षण में आपने क्या किया, अचानक से क्या किया बच्चों, वहाँ पर आपने वहाँ पर अभिक्रिया की दर को मापने लग गए, तो उसे कहेंगे हम ताक्षणिक यहाँ पर दर कहते हैं ना। तो अभिक्रिया के किसी भी क्षण लिख सकते हैं यहाँ पर हम अभिक्रिया के किसी भी क्षण, मतलब लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए, अभिक्रिया के किसी भी क्षण मापी गई रिएक्शन की दर को ताक्षणिक क्या बोलते हैं बच्चों, ताक्षणिक यहाँ पर क्या बोलते हैं, ताक्षणिक यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, दर बोलते हैं। ठीक है, मतलब पल भर में, मतलब आप सेकंड के कुछ पलों में भी यदि आप दर निकाल रहे हैं तो उसको हम ताक्षणिक यहाँ पर दर बोल सकते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो हमें किस प्रकार से मिलेगा, इसका जो ग्राफ हमें मिलता है वो हमें कुछ इस प्रकार से मिल सकता है कि यहाँ पर यदि हम इसका एक्सिस लेने, एक्स वाई एक्स, यहाँ पर अभिक्रिया चल रही है, ए से बी बन रहा है। ओके, यहाँ पर सी ए दे रखा मुझे, यहाँ पर मुझे दे रखा टाइम। तो इसका यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें एक समय के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पर समय के अनुसार यहाँ पर सांद्रता में चेंज आ रहा है। तो हमें ग्राफ मिला कुछ इस प्रकार से, और ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलेगा, थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें समय के अनुसार इस टाइप का ग्राफ मिला। अब मुझे ताक्षणिक निकालनी है ना, ताक्षणिक निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचेंगे। मान के चलते हैं ये सेकंड चल रहे हैं, 10 20 30 40 सेकंड चल रहे हैं, है ना। मान लेते हैं ये 50 सेकंड है, और हमने क्या किया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा को खींच देते हैं। स्पर्श रेखा एक यहाँ पर इस अक्ष से एक स्पर्श रेखा यहाँ पर जा रही है ना, ये अक्ष इसका यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस समय पर जो सांद्रता आ रही है वो कुछ आ रही होगी, मान लेते 0.8 है, और यहाँ पर जो समय दे रखा है वो मान लेते कितना है, 60 सेकेंड होगा, है ना। 50 तो यहाँ रह गया, तो हमने इसको कर दिया कितना, 60 सेकेंड कर दिया। तो आपने क्या किया बच्चों, अचानक से क्या किया, किसी भी क्षण आपने अभिक्रिया के दर को माप लिया, तो आपने देखा कि 60 सेकेंड होने पर मान लेते हैं कि वहाँ पर जो सी की सांद्रता है वो 0.8 वहाँ पर बची होगी। कितनी बची होगी वहाँ बच्चों, 0.8 वहाँ पर बची होगी। इससे बच्चों को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम अभिक्रिया के वहाँ पर ताक्षणिक दर बोल सकते हैं। कैसे निकालना है, भाई, सूत्र दे रखा है इसका, यहाँ पर सूत्र में दे रखा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक ही विलुप्त होने की दर निकालनी है। तो हमने निकाला RT, है ना, RT आपने यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो RT जैसा आपने देखा, तो यहाँ पर एक ही विलुप्त होने की दर निकाली है, तो ये हो गया अपने पास में D। इस बार छोटा d लिखा हमने, फिर वहाँ पर डेल्टा लिखा था। छोटा d कब आएगा, जब हम क्षण भर में किसी अभिक्रिया की दर निकाल रहे होंगे, है ना। और बड़ा डेल्टा कब आता है, जब लंबे समय के बाद हम वहाँ पर अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं।
ये हो गया अपने पास डी ए अपॉन डी टी, डी अपॉन क्या हो गया बच्चों यहाँ पर ये डी टी हमें दिख रहा है भाई कितना है डी ए चेंज आया कितना 0. कितना दिख रहा है हमें यहाँ पर 8, ये दिखा मुझे 0.8 है ना। और यहाँ पर सेकंड कितना गया बच्चों अपने पास में, या अपने पास में 60 आ गया यहाँ पर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मोल पर सेकंड के अंदर। ये मिलेगा मुझे किसमें, मोल पर सेकंड में इसका आंसर मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, औसत वेग और ताक्षणिक वेग की यहाँ पर गणना आसानी से कर सकते हैं। तो आगे चले बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर नया टॉपिक। ये हमने बता रखा कि स्पर्शरेखा खींचनी है, स्पर्शरेखा खींचते ही आपको वहाँ पर ताक्षणिक दर मिल जाएगी। अगला है दर नियम। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर दर नियम, और ये दर नियम है वो अवकृत दर नियम कहलाता है। और ये जो दर नियम है अभिक्रियाओं के लिए वो क्या होता है, वो यहाँ पर पहले हम सुन लेते हैं कि दर नियम क्या होता है। देखिए दर नियम में क्या बताया जा रहा है बच्चों, अभिक्रिया की दर, अभिकारकों की सांद्रता, जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, ठीक है, उसके संबंध बताने वाले व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इस नियम से वहाँ पर हम अभिकारक जो भी है, उत्पाद है चाहे क्रियाकारक है, उनके सांद्रताओं के संबंध जो बताएंगे हम कि उनमें क्या संबंध होता है, उसे यहाँ पर हम अभिक्रिया की दर का नियम कहते हैं, है ना। तो यदि मैं इसको 2 शब्द में लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यह नियम अभिकारकों की सांद्रता का संबंध दर्शाता है, अभिकारकों की सांद्रता का संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये नियम अभिकारकों व दर में संबंध दर्शाता है, ठीक है। कैसे दर्शाता है, देखिए यहाँ पर मान के चलिए अपने पास में कोई एक अभिकारक है और उसने बनाया उत्पाद, क्या बना दिया उसने, यहाँ पर उत्पाद बना रखा है। ठीक है, ऐसे कोई भी एक उत्पाद यहाँ पर बना। अब एक उत्पाद बनेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उत्पाद बनेगा तो यहाँ पर मैं इसकी अभिक्रिया का जो दर है वो किस प्रकार से नोट करूंगा, मैं अभिक्रिया की जो दर है वो इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि अभिक्रिया की जो दर होगी वो समानुपाती होती है किसके, यहाँ पर ए की सांद्रता के घात एम के समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाया, हमने एक नियतांक लगाया के, और इसकी जो घात है वो कितनी है, यहाँ पर एम हमें दे रखी है। और जो हमने यहाँ पर घात लगाई है वो क्या है, वो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कहलाता है। क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कहलाती है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या क्या अपने पास में, यहाँ पर जो एम है ये क्या, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, यहाँ पर जो अपने पास में किया है बच्चों वो क्या है, वो यहाँ पर दर नियतांक है, कि क्या यहाँ पर दर नियतांक। ठीक है, इसको हम यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पर दर नियतांक ही बोलेंगे। ये क्या बच्चों अपने पास दर नियतांक है, और ये जो दर नियतांक है बच्चों ये निर्भर करता है किस पर, ताप पर और उत्प्रेरक पर ये निर्भर करता है, किसी और चीज़ पर ये निर्भर नहीं करता है। ताप और उत्प्रेरक पे ही ये परिवर्तित होता है ना। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यह ताप व उत्प्रेरक से ही परिवर्तित होता है, ओके। तो ये ताप उत्प्रेरक से ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये परिवर्तित यहाँ पर होगा। और यहाँ पर हमने बताया कि एम के यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और आर क्या बच्चों, यहाँ पर आर तो अपने पास में जो रेट होती है अभिक्रिया की वो यहाँ पर दे रखी है, ए क्या यहाँ पर क्रियाकारक है। ठीक है, अब आगे चले बच्चों, यहाँ भी यहाँ पर हम 2 क्रियाकारक को लें तो क्या होगा, 2 क्रियाकारकों को लेकर भी हम यहाँ पर दर बता सकते हैं, दर नियम बता सकते हैं। यहाँ पर मान के चलिए 2 क्रियाकारक ए बी, इन्होंने बनाया क्या, उत्पाद का निर्माण किया, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर दर नियम नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बच्चों अपने पास ए और बी यहाँ पर उत्पाद बना रहे हैं। चलिए इसके दर लिख देते हैं। यहाँ पर दोनों क्रियाकारक यहाँ पर दर कैसे लिखेंगे, हम दर लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, ये के ए की पावर। ठीक है, ए की पावर, क्या पावर हमें दे रखी है, मानो पावर नहीं दे रखी है
अब देखिए पावर यहाँ पर देगा या ना देगा, ध्यान रखना है ना, यहाँ पर आपको इसका जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो नहीं लगाना है। ये क्या होती है बच्चों, पर अभिक्रिया की कोटि होती है जिसको हम लगाते हैं ना। तो यहाँ पर ए की वजह से जो कोटि मिलेगी वो एम है। ऐसा नहीं करना कि सर एम तो आगे दे नहीं रखा है फिर आपने क्यों लगा दिया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अभिक्रिया की कोटि है, और यहाँ पर लिखा हमने बच्चों क्या दूसरा, लेकिन हमने बी के अनुसार जो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होगी वो एन हो जाएगी। ठीक है, तो ए के अनुसार एम कोटि है, बी के अनुसार एन कोटि है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एम क्या है, एम है बच्चों ए के सापेक्ष क्या बच्चों, यहाँ पर ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, और एन क्या है, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं एम क्या है, ए के सापेक्ष रिएक्शन की कोटि है ना। और यहाँ पर बी क्या है, एन क्या है, यहाँ पर एन लिखा हमने यहाँ पर बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि हमें यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कभी भी रस समीकरण मिति गुणांक नहीं होती है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है बच्चों वो हो सकती है शून्य भी हो सकती है, वो हो सकती है बच्चों नेगेटिव हो सकती है, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकती है, या वो भिन्न में भी आपको मिल सकती है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया रिएक्शन की कोटि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या भिन्नात्मक होती है, हो सकती है, होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये भिन्नात्मक आसानी से हो सकती है। आगे चलें, ध्यान रखेंगे रस समीकरण मिति गुणांक को नहीं लगाना है, ये अभिक्रिया की कोटि है जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो हम केमिस्ट्री लैब में इसको चेक करके लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चले बच्चों, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यदि यहाँ पर आपके पास जो रेट कांस्टेंट आया है उसकी इकाई यहाँ पर क्या होती है, तो इकाई के बारे में देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि हमने बता दी है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि का जो यहाँ पर दर नियतांक आया है उसको दर कीजिएगा, है ना। ये क्या है, दर नियतांक है ना। दर नियतांक के का जो हमें यूनिट दे रखी है वो हमें इस प्रकार से यहाँ पर दे रखी है। इनको आपको याद रखना है, मुख्य रूप से बच्चों यहाँ पर काम आने वाली है अपने पास में, ये वाली यूनिट काम आने वाली है। ये इकाई कैसे आई, कैसे बनी, आइए मैं आपको बता देता हूँ मैं ये इकाई कैसे बनती है। यहाँ पर बच्चों मान के चलते हैं कि अपने पास में कोई भी एक उत्पाद है, सॉरी एक क्रियाकारक है, ये उत्पाद बनाता है। ठीक है, उत्पाद ये बना देता है। तो यहाँ पर हम दर नियम से आ लिखेंगे, क्या होगा ये के ए की पावर कितनी जाएगी बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि मान लेते हैं एम, यहाँ पर हमें दे रखी है, कितनी यहाँ पर एम होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर बच्चों यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ के, क्योंकि मुझे तो के का इकाई निकालनी है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर आर अभिक्रिया की दर, तो यहाँ पर ए की पावर एम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब देखिए आर की जो इकाई है वो क्या होती है बच्चों, यहाँ पर हम आर की इकाई लिखेंगे के बराबर अभिक्रिया की जो दर होती है उसकी इकाई क्या होती है बच्चों, यहाँ पर मोल पर लीटर होती है। कितनी होती है यहाँ पर, मोल पर लीटर। ठीक है, कितनी होती है बच्चों यहाँ पर, ये मोल पर लीटर है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें मोल पर लीटर है यहाँ पर, और ये टाइम के अनुसार भी चलती है, तो ये मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगी अपने पास में, है ना, पर टाइम बटा ए की जो सांद्रता बच्चों ये होती है किसमें, मोल पर लीटर में होती है। ये किस में होती है, एक क्रियाकारक के ए सांद्रता लिखेंगे मोल पर लीटर में, और इसकी जो इकाई मुझे दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर कितनी है, अब इसकी घात कितनी दे रखी है हमें, अभिक्रिया की कोटि एम दे रखी है। इसको ऊपर ले जाते हैं तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर मुझे मिलेगा मोल पर लीटर, ये अपने पास था एक में से ऊपर गया तो ये हो गया 1 माइनस एम, और सेकंड नीचे था तो ऊपर गया तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये इनवर्स में आ जाएगा, राइट। तो के का हमने इकाई यहाँ पर निकाल ली है, और के की इकाई टाइमिंग में हम लेंगे किसमें, सेकंड में ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आप इसको सेकंड में ले सकते हैं। तो आप देखिए दोनों इकाई हमें यहाँ पर साफ सेम मिल चुकी है ना। तो यहाँ पर चाहो तो n माइनस 1 जो दे रखा है उसको आप m कर लेना, ताकि m से सुविधा रहेगी। सब जगह हमने m लिखा है तो वो ये 1 माइनस m लिखेंगे, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से हम k की इकाई को यहाँ पर माप सकते हैं। अब k की इकाई से फ़ायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ बच्चों, k की इकाई से हमें फ़ायदा हुआ कि हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि को तुरंत पता कर सकते हैं।